डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें पत्ती या पर्ण की संरचना के बारे में समझेंगे। यानी कि हमें लीफ के स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के शरीर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला मूल तंत्र, दूसरा प्रवाह तंत्र। आप यहाँ इस डायग्राम में देखोगे तो आप देखते हैं कि भूमि के अंदर का जो भाग है वो मूल तंत्र कहलाता है, जिसमें मुख्यतः जड़ें शामिल हैं। और भूमि के ऊपर का जो भाग है ये प्रवाह तंत्र कहलाता है, जिसमें पौधे का तना है, शाखाएं हैं, ठीक है, पत्तियां हैं, फूल है, फल है, बीज है, ये शामिल होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में मूल तंत्र के टॉपिक में मूल या जड़ के बारे में पूरा पढ़ा है। इसी प्रकार से प्रवाह तंत्र में हमने तने के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे पत्तियों के बारे में कि पौधे में पत्तियां जो है वो किस प्रकार से उनके कार्य हैं, उसकी संरचना कैसी है, उनमें कैसा अनुकरण पाया जाता है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं पत्ती की संरचना के बारे में। तने एवं शाखाओं की पर्व संधि पर, देखो पत्ती कहाँ लगी होती है? पर्व संधि पर लगी होती है, पर पर्ण लगी होती है और पर्ण के निम्न भाग है। तो यहाँ अपन देखें डायग्राम में कि ये कोई तना है या कोई शाखा है, और यहाँ तने और शाखाओं में जो नोड होते हैं, नोड यानी कि पर्व संधि, वहां पर्ण लगी होती है इस प्रकार से। और पर्ण जिस संरचना से ये जुड़ी हुई है वो भाग पर्णाधार कहलाता है। और पर्णाधार से आगे जो पर्णफलक, ये जो पर्णफलक है फैला हुआ भाग, ये जुड़ा होता है पर्णवृंत से, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन डंठल कहते हैं। और पत्ती का फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। इसके बीच में जो शिरा होती है उसे मध्य शिरा कहते हैं। और यहाँ अंतिम जो भाग है इसका वो पर्ण शिखाग्र कहलाता है। और इसके जो पर्णफलक के जो कोर हैं यानी कि किनारे हैं उन्हें फलक कोर कहते हैं। तो इस प्रकार से पत्ती के ये भाग हैं जिनके बारे में अपन यहाँ नीचे और पढ़ते हैं। पर्णवृंत जिसे पेटियोल भी कहते हैं या हिंदी में इसको डंठल भी कहते हैं। पर्ण का यह भाग पर्व संधि से जुड़ा होता है। कुछ पौधों में पर्णवृंत नहीं होता है, जैसे मुख्य रूप से जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनके अंदर पर्णवृंत नहीं पाया जाता है। यानी कि पत्ती की ये जो संरचना है ये वाली, ये नहीं पाई जाती है एक बीजपत्री पौधों में। जैसा कि आप अपने आसपास पौधों में देखते भी हैं कि बाजरे के पौधे की पत्ती है या मक्का है, ठीक है, या गेहूं है, चावल है, या घास है, ये एक बीजपत्री पौधे हैं। और एक बीजपत्री पौधों के अंदर ये पर्णवृंत नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरा भाग है पर्णफलक। ये पर्ण का यानी कि पत्ती का फैला हुआ चपटा भाग है और इसके किनारे फलक कोर कहलाते हैं, जो अभी अपने ऊपर संरचना में देखे थे। और पत्तियों के अंदर जो शिराएं होती हैं उनके पत्ती के बीचों बीच जो शिरा है वो मध्य शिरा कहलाती है। और इसके आगे जो शिरा निकलती है उन्हें शिराएं और शिरिकाएं कहते हैं। और ये पत्ती का कंकाल बनाती हैं। जैसे आगे आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं कि ये पत्ती की मध्य शिरा है और ये शिराएं उनके आगे और जो निकलती हैं वो शिरिकाएं कहलाती हैं। और ये पत्ती का कंकाल बनाती है, एक प्रकार से पत्ती को एक निश्चित संरचना, एक निश्चित शेप, आकृति, आकार प्रदान करती हैं। और पदार्थों का चालन करती हैं। पदार्थों का चालन का मतलब क्या है? पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बना है वो पत्तियों के नीचे तक, पौधे के नीचे के भागों तक पहुंचता है, जैसे तना है जड़ तक। और उसी प्रकार से जो जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया गया है वो भी पौधे के ऊपरी भागों तक, इनके कोशिकाओं तक पहुंचता है। और अगला जो पॉइंट है वो है पर्ण शिखाग्र। पर्ण शिखाग्र फलक कोर का जो अंतिम छोर या जो किनारा है वो पर्ण शिखाग्र कहलाता है। चलिए अपन देखते हैं आगे। अपन इसमें शिराओं के विन्यास के आधार पर दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। शिराओं के विन्यास के बारे में अपन समझते हैं। देखिए पहले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक पत्ती में बीचों बीच जो शिरा मध्य शिरा है और उससे जो शिरा निकल रही हैं वो शिराएं, ठीक है, और उनके आगे और जो निकल रही हैं वो शिरिकाएं कहलाती हैं। तो ये जो संरचना है तो कहलाती है जालिकावत शिरा विन्यास। और इसी प्रकार से कुछ पौधों के अंदर मध्य शिरा है, उसी के समानांतर और शिरा निकलती हैं तो वो कहलाता है समांतर शिरा विन्यास। तो शिराओं के विन्यास के आधार पर दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, जालिकावत शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। पहले हम बात करेंगे जालिकावत शिरा विन्यास की। देखिए मुख्य रूप से ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। कौन सी? जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में होता है।
ये इनकी विशेषता है। यानी कि बीजपत्र, अपन बीज को देखें तो जिसमें दो बीजपत्र होते हैं तो पौधे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। परंतु अपन बिना बीज को देखे भी पौधे को पहचान सकते हैं। जैसे कि पत्ती को देख के पहचान सकते हैं, जिस पत्ती में जालिकावत शिराविन्यास है वो पौधा द्विबीजपत्री होगा। जैसे पीपल का आपने देखा होगा, पीपल की पत्ती को, ठीक है, द्विबीजपत्री है। आम, नीम, ऐसे ही बहुत सारे और पौधे हैं जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, जालिकावत शिराविन्यास उनमें पाया जाता है। दूसरा है समांतर शिराविन्यास। मुख्यतः एक बीजपत्री पादपों में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि एक बीजपत्री पौधों के अंदर समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जैसे कि आपने गेहूं की पत्ती को देखा होगा, चावल, गन्ना या बाजरा या मक्का, या फिर बांस के पौधे को आप देखोगे उनकी पत्तियों को, तो उनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। शिराएं हैं वो उनके मध्य शिरा के समांतर होती हैं। चलिए फिर अपन देखते हैं पत्तियों के कार्य, जो कि पत्तियों के टॉपिक में महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है भोजन निर्माण। पत्तियां जो है मुख्य रूप से भोजन का निर्माण करती हैं। तो इसमें अपन देखें कि पत्तियों की ऊपरी सतह अधिचरम, देखो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो अधिचरम या एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। और उस लेयर के नीचे होती है मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं जो कि सजीव हैं। और मर्दूतक कोशिकाओं को अपन इंग्लिश में पेरेनकाइमा सेल्स कहते हैं, ठीक है। पेरेनकाइमा, आपको ये नाम दोनों याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले। कई बार एग्जाम के अंदर केवल इंग्लिश में ही पूछा जाता है कि पेरेनकाइमा सेल्स जो है। तो जो एपिडर्मिस है उसके नीचे पेरेनकाइमिक सेल होती हैं। और ये जो पेरेनकाइमिक टिश्यूज हैं या सेल हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, यानी कि हरित लवक पाया जाता है। और उसमें पर्णहरित नाम का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो जल, ठीक है, जल कहां से आएगा, जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर के आएगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 गैस चाहिए, जो कि पत्तियों में जो रंध्र है उनके द्वारा पहुंचती है कोशिकाओं तक। इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि भोजन बनता है, और मुख्य रूप से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और इसे ही अपन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि आप नीचे के रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि 6CO2 और 6H2, देखो इसको आप कुछ बुक्स में देखोगे कि यहाँ 12H2 आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको 12 भी याद कर सकते हो, परंतु यहाँ आपको क्या करना है, लास्ट में 6H2O, 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो यहाँ निकाल देने हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और 12 अणु जल के हैं। उसमें से यहाँ ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। और CO2, सॉरी, साथ में ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में लिबरेट होती है, ठीक है, मुक्त हो जाती है। और 6 मोलिक्यूल जो है वाटर यहाँ ये भी मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज बनता है 6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ये दोनों इसमें आवश्यक कंडीशन है, प्रकाश की उपस्थिति और ये पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है ये होने जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए एक जो खास चीज है वो ये है कि अपन पहले देख लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो यहाँ मुक्त होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में या क्रिया में ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है, CO2 से होती है या H2O से होती है। देखिएगा यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये H2O जल के अणुओं से मुक्त होती है। जल के जो अणु है, वाटर मोलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ठीक है। जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो यहाँ अगले पॉइंट में लिखा है कि पौधे इस ग्लूकोज का संग्रहण, देखिए पौधों में, पत्तियों में ग्लूकोज बन तो गया, लेकिन इस ग्लूकोज को ये स्टोर कर लेते हैं पौधे। कुछ पौधे तो कहाँ करेंगे, उनको पत्तियों में स्टोर कर लेंगे, कुछ पौधे फल के अंदर स्टोर करते हैं, कुछ तने में, कुछ जड़ में। जड़ में जैसे अपन गाजर, मूली वगैरह खाते हैं, आलू तना है उसमें ना स्टोर होता है। तो ये जो इसका संग्रहण होता है, स्टोरेज करते हैं, वो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना। स्टार्च बोल दीजिए इंग्लिश में, या हिंदी में इसको मंड बोलते हैं। और इसमें अगला पॉइंट जो है वो इसे जल के अणु के फोटोलाइसिस के बारे में है, ऑक्सीजन जो मुक्त होती है उसके बारे में है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जल के प्रकाशीय अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस का होता है टूटना, अपघटन टूटना, ठीक है। फोटो यानी कि लाइट की उपस्थिति में, प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बनती है। यानी कि मेन प्रोडक्ट तो इसका ये है, और दूसरा इसका सब प्रोडक्ट ये होता है उप उत्पाद। यानी कि उत्पाद तो ये है और ये उप उत्पाद है या सह उत्पाद है ऑक्सीजन गैस।
दूसरा, पत्तियां जो है वो श्वसन का कार्य करती हैं। देखिए, श्वसन की क्रिया पौधे के सभी भागों से होती है। पौधों की जड़ें भी श्वसन करती हैं। पौधे के जो तने का भाग है, जहां सूक्ष्म छिद्र या रंध्र है, ठीक है, वहां से भी श्वसन क्रिया होती है। पत्तियां भी करती हैं, शाखाएं भी करती हैं। तो कहने का मतलब पौधे का प्रत्येक भाग जो है वो श्वसन क्रिया करता है। और यहाँ अपन मुख्य रूप से पत्तियों के बारे में ही बात करेंगे कि पत्तियों की सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे श्वसन क्रिया हेतु हेतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है तथा CO2 गैस छोड़ी जाती है। देखिए, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे जितने भी सजीव हैं, भले कोई हो, चाहे जंतु हो या पौधे हो, सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही यूज करते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान। परंतु पेड़ पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि पौधे एक प्रकार से श्वसन क्रिया के अपोजिट, विपरीत, फोटोसिंथेसिस के दौरान उल्टा काम करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 बनाते हैं। और ये आपको पता है कि ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस वाली जो अभी अपने पढ़ी है वो दिन के समय लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो भागों में बटी हुई है। तो जो लाइट रिएक्शन है उसी समय क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है, क्योंकि फोटोलाइसिस अभी जो ऊपर देखा था अपन ने, फोटोलाइसिस यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में टूटना। तो ये जल का अपघटन तो दिन में होता है और दिन में ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को फोटोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज तो बनता रहता है पौधे के अंदर, ये तो बनेगा, और यहाँ फोटोलाइसिस नहीं होने के कारण वहां पौधे के चारों तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2, अपन भी CO2 गैस वायुमंडल से O2 लेते हैं और CO2 छोड़ रहे होते हैं। पौधा भी श्वसन के दौरान, श्वसन तो चलता ही रहता है दिन रात लगातार, तो पौधे भी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, तो उस एरिया में पौधे के चारों तरफ क्या हो जाएगा, CO2 की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे अपन को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब अपन बात कर रहे थे श्वसन के बारे में कि मैंने ये भी बताया यहाँ पर कि पौधे की जड़ें भी क्या करती हैं, श्वसन का काम करती हैं। जैसे आपने नोट किया होगा, कुछ पौधे ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो उस तालाब या उस छोटे से पानी का जो वहां कोई एक झील जैसी संरचना बनी है, झील भी हो सकती है, उसमें जो बड़े पौधे हैं, आवर्तबीजी पादप हैं, वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भूमि है, मिट्टी है, उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसमें जो मिट्टी में, मृदा में पाए जाने वाले जो स्पेस है, वो उस स्पेस के अंदर गैस बिल्कुल भी नहीं रहती है, और गैस नहीं होने के कारण वहां जो जड़ें हैं, उनकी जड़ें वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, और श्वसन क्रिया नहीं होने से वहां उनकी जो जड़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, और उसके कारण पूरा पौधा ही सूख जाता है। चलिए, अपन श्वसन को समझने के लिए पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाली जो संरचना है, रंध्र, स्टोमेटा के बारे में समझेंगे। जो सूक्ष्म छिद्र है, स्टोमेटा क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर कि पर्ण की जो बाह्य सतह है, जिसे अपन अधिचरम या एपिडर्मिस कहते हैं, और अधिचरम के नीचे मर्दूतक जो कोशिकाएं, पेरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं, अभी पढ़ा था अपन ने। और इन कोशिकाओं में पर्णहरित होता है। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश भी होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है ना, पाया जाता है, जहां O2 और CO2 गैसों का विनिमय, विनिमय क्या, आदान प्रदान होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज होती है, एवं जल वाष्प का उत्सर्जन भी होता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं, ये, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो संरचना बनी हुई है, ये इनकी द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल कहलाती हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन समझेंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है। सामान्यतः पर्ण की निचली सतह की अधिचरम पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए, निचली सतह पर, ज्यादातर पौधों के अंदर निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी सतह जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में होती है, इसलिए उनसे जल वाष्प जो है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में ज्यादा बाहर निकलता है, इसलिए पौधे में जल की हानि होती है। उसको बचाव करने के लिए पौधे जो है वो निचली सतह पर रंध्र होते हैं। उनमें कुछ पौधों में ऊपरी सतह पर ही रंध्र होते हैं, और कुछ पौधों में दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें दोनों सतहों पर ही बहुत कम रंध्र होते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे छिद्र, इन्हें ही रंध्र कहते हैं। रंध्र जो है वो द्वार कोशिकाओं से, यानी कि गार्ड सेल से घिरे होते हैं, और द्वार कोशिकाओं में पर्णहरित होता है, यानी कि इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है,
और ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। मृदुविद पादपों में पत्तियों की निचली सतह पर धसे हुए गर्ती रंध्र पाए जाते हैं। देखो जो जीरोफाइटिक प्लांट है, मृदुविद पादप को कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, जैसे नागफनी है, थोर है, ठीक है, और भी मृदुले पादप है। उनकी अंदर जो रंध्र होते हैं वो निचली सतह पर ही होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में पहले ही पानी की कमी है, और अगर रंध्र ऊपरी सतह पर होंगे तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा और पानी की हानि होगी। इसलिए पौधे की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर ही रंध्र होते हैं, जो कि धसे होते हैं, गर्त में होते हैं, जिन्हें इनको सक्कन स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है ना, सुक्कन स्टोमेटा भी इनको कहा जाता है, ये इस विशेष नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गर्ती रंध्र जो है कौन से पादपों का एक अनुकूलन है, तो जीरोफाइटिक प्लांट्स का अनुकूलन है, मृदुविद पादपों का एक अनुकूलन है। अब हम बात करेंगे रंध्रों का खुलना और बंद होना। ठीक है, तो देखिए वास्तव में क्या होता है, रंध्र कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, तो पहले अपन इस चित्र से समझते हैं। जब बाहर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, या जो आपको दिख रही है बाहर वाली कोशिका, ये कोशिका, इस कोशिका से जल गार्ड सेल में आएगा, यानी कि इस कोशिका में आ जाएगा। ये गार्ड सेल है, द्वार कोशिका है। तो ये द्वार कोशिकाएं जो है ये फूल जाती हैं, पानी से भर जाती हैं, जिसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। और जब द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है, द्वार कोशिकाओं से पानी इनके बाहर वाली जो कोशिकाओं में पहुंच जाता है, तो ये द्वार कोशिकाएं जो है, गार्ड सेल है, खाली हो जाती हैं और ये सिकुड़ जाती हैं। संकुचित होने के कारण जो है वो रंध्र बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको अपन समझेंगे। इसके पीछे कई लॉजिक हैं, लेकिन अपन सामान्य इसको देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनी शर्करा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है, शर्करा बनती है, शुगर बनती है, के कारण द्वार कोशिकाएं पास की कोशिकाओं से जल अवशोषित कर फैलती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। यानी कि देखिए इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो द्वार कोशिकाएं हैं, और इनमें आप देख रहे हैं जो हरे रंग के आपको दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट ये लिखा हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वाले ये। तो इन क्लोरोप्लास्ट के कारण ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और शुगर, शर्करा यानी कि ग्लूकोज बनाती हैं। जब इन कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस समय क्या होगा, प्राशन के कारण, यानी कि बाहर की कोशिकाओं में ग्लूकोज की सांद्रता कम होने के कारण जल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, इन कोशिकाओं में आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्राशन। तो इस प्रकार से प्राशन विधि के द्वारा जो है जल इनमें ग्रहण, इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, जल अवशोषित किया जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। और रंध्र जब बंद होते हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए कि प्रकाश के अभाव में, यानी कि रात के समय जब लाइट नहीं है, या प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों मतलब क्या है, जब पौधे को बहुत कम पानी मिल रहा है, धूप बहुत ज्यादा है, तो उस समय क्या है, रंध्र बंद हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, शर्करा का स्टार्च में परिवर्तन होने से, जो शर्करा है, शुगर है, वो स्टार्च में यानी कि मंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जल जल जो है, वाटर है, वो द्वार कोशिकाओं से, यानी कि गार्ड सेल से पास की कोशिकाओं में, बाहर की कोशिकाओं में चला जाता है, बाहर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, और खाली होने से संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रंध्रों का खुलना और बंद होना। इसके पीछे और भी कई वैज्ञानिक मत हैं, लेकिन अपन ने इसको सामान्य मत के आधार पर समझा है। एक खास बात और, एब्सिसिक अम्ल, जिसे, जो कि एक पादप हार्मोन भी है, ठीक है, जो कि पौधों के अंदर ही बनता है, और ये रंध्रों को बंद करने के में सहायता करते हैं। यानी कि एब्सिसिक अम्ल हार्मोन पौधे के अंदर रंध्रों को बंद करने में सहायता करता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब संकटकालीन या विपरीत परिस्थितियों में सामना करने वाला। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, देखो यहाँ लिखा है प्रतिकूल परिस्थितियां, उस समय ये एब्सिसिक अम्ल अधिक मात्रा में बनता है या हार्मोन बनता है और रंध्रों को बंद कर देता है। रंध्र बंद होते ही क्या हो जाएगा, पानी की, जल की हानि बंद हो जाएगी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को रोक देता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। देखो, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में फर्क है। पौधों के द्वारा जो जल हानि होती है वाष्प के रूप में, उसे अपन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और बाहर कोई तालाब है, कोई झील है, ठीक है, बाहर कोई पानी है अपने भूमि पे, अगर वो भाप बन के या वाष्प बन के उड़ता है तो उसे अपन वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को ही, या जल वाष्प को बाहर निकलने को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पर्ण से वाष्प के रूप में जल के निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन वातावरण में जल चक्र को संतुलित बनाए रखने का काम करता है। देखो, तो वाटर साइकिल है, उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। समुद्र के, झीलों का, नदियों का जो पानी है वो तो वाष्प बन के ऊपर पहुंचता ही है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। उसी प्रकार से
जो भूमि के अंदर का जो जल है वो पौधों के द्वारा जो अवशोषित किया गया है वो भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे अपना ताप नियमन भी करते हैं, क्योंकि वाष्प पौधे के चारों तरफ होगी तो पौधा झुलसने से बचता है, अपने आप को बचा लेता है अधिक गर्मी में, या तेज जो हाई टेम्परेचर होता है, तेज धूप होती है, उस समय झुलसने से बचा लेता है अपने आप को, क्योंकि अपने चारों तरफ का वातावरण जो है वो नम हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे के आसपास नमी बनी रहती है। यही कारण है कि पेड़ की छाया ठंडी होती है। देखिए, टिन शेड की अपेक्षा पेड़ की छाया इसीलिए ठंडी होती है क्योंकि पेड़ के चारों तरफ जो है, वृक्ष के चारों तरफ वाष्पोत्सर्जन के कारण नमी होती है, और जिसके कारण यहाँ पर उसमें नमी के कारण ही वो छाया ठंडी महसूस होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पादपों में चूषण बल उत्पन्न होता है, जिससे रसारोहण होता है। देखो, चूषण बल तो क्या है, जो जड़ें, जैसे मान लीजिए ये जड़ है, ठीक है, ये डायग्राम बना दे, ये जड़ है और ये मिट्टी के कण है, तो ये जो जड़ें हैं ये एक बल उत्पन्न करती हैं जिसे अपन चूषण बल कहते हैं, और ये भी वास्तव में पराशरण के द्वारा ही होता है। तो यहां से जल जड़ तक पहुंचेगा और ये इस प्रकार से यहां पहुंच गया है। अब ये पानी ऊपर पहुंचता है तने के अंदर, ठीक है, तो इसका रसारोहण कहलाता है, वो इसका रसारोहण है। तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो उसके कारण ये क्या होगा, यानी चूषण बल ज्यादा उत्पन्न होगा, और चूषण बल ज्यादा होगा तो रसारोहण भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधे ज्यादा जल का अवशोषण करेंगे, ठीक है, क्योंकि जल की पूर्ति करने के लिए वो जल का अवशोषण ज्यादा करते हैं। अगला पॉइंट है बिंदु स्त्राव। देखो, बिंदु स्त्राव जिसको अपन ग्यूटेशन भी कहते हैं, कुछ पादपों की पत्तियों के जल रंध्रों, पौधों की जो पत्तियां होती हैं इनमें छोटे छोटे रंध्र और होते हैं जिनसे केवल जल ही बाहर निकलता है बूंदों के रूप में, जिसे अपन जल रंध्र कहते हैं। से जल बूंदों के रूप में निकलता है, जैसे घास है। आप सुबह सुबह अगर सूर्योदय से पहले अगर किसी लॉन में आप घूमते हैं तो घास के ऊपर आपको महसूस होगा, अगर आप चप्पल या जूते निकाल करके घूमते हैं नंगे पांव, तो आपको वो बिल्कुल गीली दूब जो है, वो दूब घास है, वो बिल्कुल गीला मिलेगा, क्योंकि उनकी जो पत्तियों में जो जलरंध्र है उनसे वो जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, घास है या दूब है, टमाटर का पौधा है, या पीपल की छाया बहुत ज्यादा ठंडी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें बिंदु स्त्राव भी होता है, पानी भी बाहर निकलता है। बिंदु स्त्राव की क्रिया अधिक जल अवशोषण एवं कम वाष्पोत्सर्जन पर होता है। देखो, बिंदु स्त्राव कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। जब पौधे ने क्या कर लिया, अधिक जल अवशोषण कर लिया, पौधे ने क्या कर लिया, जल का अवशोषण ज्यादा कर लिया। जैसे कोई पौधा है, रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसे कोई पौधा है ये, और जल का अवशोषण तो ज्यादा हो गया, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हुआ है, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो है उसके कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाया, कम हो पाया। तो ये जो अतिरिक्त जल है, ज्यादा पानी है, ये पत्तियों में जो जलरंध्र है उनके द्वारा बाहर निकल जाएगा बूंदों के रूप में, ठीक है ना, यानी छोटी छोटी बूंदे पत्तियों के ऊपर ये होती हैं, उनसे बाहर निकलता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पत्ती में ही अगला पॉइंट, पत्तियों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जो पत्तियां हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं, इसीलिए इसको पत्तियों के रूपांतरण कहते हैं। कौन कौन सी पत्तियां किस प्रकार से रूपांतरण करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है भोजन संग्रहण करना, फूड को स्टोर करना, ठीक है। जैसे आपने अपन जो प्याज है, प्याज यूज खाते हैं, ठीक है, लहसुन है, ये पौधे की जो पत्तियां हैं वो ही फूल जाती हैं फूड को स्टोर करके, और इन पादपों के अंदर खाने योग्य भाग जो है वो सल्क पर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो सल्क पर्ण। जैसे आप देखते हो ये प्याज, इस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो प्याज के अंदर देखो ये जो भाग, छोटा सा भाग है, ये तो इसका तना है, ठीक है, ये तना होता है, और ये इसे जड़ें निकलती हैं, ठीक, और ये जो ऊपर पत्तियां होती हैं प्याज की, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये पत्तियां यहाँ ये पर्णी है और ये सल्क के रूप में जाती है इस प्रकार से, ठीक है, ये सल्क के रूप में हो गई। ये भोजन, फोटोसिंथेसिस तो ऊपर होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बना है वो इन पत्तियों के निचले वाले भाग में यहाँ पर सल्क पर्ण के रूप में स्टोर हो जाता है इनमें, ठीक है, इन्हें अपन सल्क पर्ण कहते हैं, जो भोजन संग्रहण के कारण गुद्देदार हो जाती हैं। प्याज अपन जो भोजन के रूप में खाते हैं, आप देखते भी हैं, गुद्देदार होता है। इसी प्रकार से एक गंवार पाठा, जिसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम एलोवेरा है, ठीक है, इसकी पत्ती भी भोजन को संग्रहण करके गुद्देदार हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है। अब बात करेंगे हम, पौधों की पत्तियां सुरक्षा का काम करती हैं। सुरक्षा का काम कैसे करती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पीला धतूरा। जैसो देखिए, धतूरा जो है वो अलग होता है पौधा, धतूरा पादप अलग है, परंतु सत्यानाशी जो पौधा है, जो कि खरपतवार है,
ठीक है, इसका सामान्य भाषा में इसको सत्यानाशी कहते हैं, यानी कि सत्यानाश करने का मतलब यानी कि काम को बिगाड़ देना। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जिमोन। आर्जिमोन मैक्सिकाना नाम है। वैसे अमेरिका के साथ जो गेहूं का आयात किया गया था उसके साथ ये पौधा आया था, और एक खरपतवार के रूप में, और भारत में बहुत काफी संख्या में फैल चुका है। पीले रंग के फूल आते हैं, इसको पीला धतूरा भी कहते हैं। कांटेदार पौधा है, आपने देखा भी होगा, राजस्थान में तो खूब अपने पाया जाता है। और आजकल इस सत्यानाशी या आर्जिमोन का जो इसके जो बीज बनते हैं, उन बीजों का जो तेल निकलता है उसको सरसों के तेल में मिलावट के तौर पे काम में लिया जाता है, जो कि बहुत ही घातक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। तो इसकी पत्तियां आपने देखी होगी, कांटेदार पौधा होता है, इसकी पत्तियों पे कांटे होते हैं जो कि सुरक्षा के लिए हैं। इसी प्रकार से खजूर की पत्ती के अंतिम जो किनारे हैं वो भी कांटेदार हो जाते हैं। कैक्टस, जिसे थोर कहते हैं, थोर या कैक्टस जो है ना, इनके अंदर भी कांटे, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। आदि मरुद्भिद, ये सारे के सारे पौधे मरुद्भिद हैं, मरुस्थलीय हैं, क्योंकि पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, अपना आकार छोटा कर लेती हैं। ठीक है, एक प्रकार का अनुकूलन है जीरोफाइटिक प्लांट्स में। मरुद्भिद पादपों की पत्तियों के शीर्ष भाग कांटेनुमा होने से सुरक्षा के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन को भी कम करके जल की हानि को, पादप की रक्षा करती हैं। ठीक है, नागफनी, जिसे ओपुंशिया भी कहते हैं, में पत्तियां जल की हानि रोकने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके अंदर भी जैसा कि आप डायग्राम देखते हो, नागफनी का आपने डायग्राम देखा होगा। आप ऐसे सोचते होंगे कि ये पौधे की पत्ती है, ये पत्ती नहीं है, तना है इसका। पत्तियां तो ये कांटों में रूपांतरित होगी, ये कांटे, ये जो कांटे हैं ना, ये पत्तियां थी इसकी। ठीक है, ये तना है, ये तना है, इस प्रकार से फैला हुआ भाग, ये तना है, ये भी तना है इसका। ठीक, पत्तियां तो ये ऊपर ये होती हैं इसमें, जो कांटों पे रूपांतरित हो जाती हैं। आरोहण में सहायता, आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं। कुछ पादपों की पत्तियों के अग्र भाग, पत्ती का जो अग्र भाग है वो तंतुनुमा आकृति, तंतुनुमा यानी कि इस प्रकार से आप देखते हैं कुछ पौधों की पत्तियों में इसे बन जाते हैं ना। ठीक है, जिसे प्रतान कहते हैं, रूपांतरित होते हैं, जिसे प्रतान या टेंड्रिल कहा जाता है। ये प्रतान पादपों को ऊपर चढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे मटर। ठीक है, देखिए जो सो कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे हैं, जैसे ककड़ी वगैरह है, उनमें तो क्या होता है, तने से प्रतान निकलते हैं इसे। ठीक है ना, तने से यहाँ से इस प्रकार से प्रतान निकलते हैं। परंतु मटर का जो पौधा है उसमें जो पत्तियां हैं, उसे पत्ती का जो अंतिम भाग है वहां से प्रतान निकलते हैं इसे। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, और यहां से प्रतान निकलते हैं मटर के अंदर। तो ये तने के प्रतान अलग होते हैं जो कि ककड़ी कुल के अंदर होते हैं, जैसे जिसको अपन कुकुरबिटेसी कुल कहते हैं। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं पत्तियों की बात कर रहे हैं, तो पत्तियों के अंदर भी जो है मटर का पौधा ऐसा है जिसके अंदर पत्ती का अग्र भाग जो है प्रतान में रूपांतरित हो जाता है और आरोहण में सहायता करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो है वो घट, घट मनी यानी कि घड़े जैसी, ठीक है, पत्तियां घड़े जैसी, घड़े में की आकृति जैसी रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें अपन पिक्चर प्लांट भी कहते हैं या घटपर्णी पादप कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र का मतलब जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होती है, ठीक है, पानी की मात्रा हरदम बनी रहती है। तो दलदली क्षेत्र में क्या होता है, वहां उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, कीटों का भक्षण कैसे करते हैं? जैसे आप यहाँ देखते हैं पौधा, ये पौधा है, इसकी पत्तियां जो है, देखिए यहाँ पर ये पत्ती का अंतिम जो किनारा है वो घड़े में आगे रूपांतरित हो गया। ये पत्ती का किनारा यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका बड़ा डायग्राम दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर एक मकरंद, एक प्रकार का विशेष प्रकार का मकरंद या रस होता है, जिसके कारण ये कीट इसके तरफ आकर्षित होकर आते हैं उस मकरंद को ग्रहण करने के लिए। और जब ये मकरंद के अंदर इस पर चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि इनके पंखों से, इनके पैरों से चिपक जाता है, और वापस कीट बाहर नहीं आ सकता, उड़ करके भी नहीं आ सकता और चल करके भी बाहर नहीं आ सकता। और उसके बाद में ये जो इसका ढक्कन है, ये ढक्कन भी बंद हो जाता है, जिसके कारण कीट अंदर ही मर जाता है। और ये जो मकरंद, इसका जो रासायनिक पदार्थ है, इस कीट को सड़ाने और गलाने में सहायता करता है। और ये कीट जल्दी ही सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। तो उसमें जो पोषक तत्व है, जैसे उसमें जो प्रोटीन वगैरह है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो वो नाइट्रोजन पौधा अवशोषित कर लेगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यानी कि कीट मरने से जो नाइट्रोजन है कीटों के शरीर में, वो नाइट्रोजन पौधे उससे अपनी पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन पौधों को कीटाहारी पादप भी कहा जाता है। और इन पादपों की पत्तियां जो है वो घड़े या घट में रूपांतरित होती हैं, जैसे जो है नेपेंथिस जो पौधा है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा डायग्राम इसका एक और दिखाया गया है इस प्रकार से पत्ती का। चलिए फिर देखते हैं हम, पत्तियां जो है, कुछ पौधों की पत्तियां जनन में भी सहायता करती हैं, जनन करती हैं एक प्रकार से, जो कि एक कायिक जनन का भाग है।
यानी कि पुष्प के अलावा पौधे के अन्य भागों से जो जनन होता है वो कायिक जनन ही है, जैसे जड़ के द्वारा, ठीक है ना, या जिसको अपन कह सकते हैं कि तने के द्वारा। तो कायिक जनन जनन के अंदर एक पादप है जिसका नाम है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म को अपन हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। ठीक है, नाम क्या, पत्थर चट्टा। ये एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है और मुख्य रूप से ये एक प्रकार से ऑर्नामेंटल पौधा भी है, सजावटी पौधा भी है। आपने खूब बगीचों में, बागानों में देखा होगा। और ये औषधीय गुण होते हैं इसमें, क्योंकि इसका नाम क्या, पत्थर चट्टा। जिस व्यक्ति को छोटे साइज की पथरी की शिकायत होती है, किडनी स्टोन है, जैसे कोई भी किसी भी शरीर के अंग में स्टोन की शिकायत है, तो जो व्यक्ति इनकी पत्तियों को भोजन के रूप में यूज करता है, खाता है, इन पत्तियों को तोड़ करके खाता है, तो इन पत्तियों में इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि छोटी साइज की जो पथरी होती है उसको चट कर जाते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं। इसलिए नाम पड़ गया पत्थर चट्टा, यानी कि पथरी को चट करने वाला। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्रायोफिल्म है, वानस्पतिक नाम इसका ब्रायोफिल्म है, याद रखिएगा आप। और इसकी पादप की पत्तियों के किनारों पर देखिए, आप देख पा रहे हैं बड़ा डायग्राम, ये किनारे हैं इसके यहाँ पर, और इन किनारों से यहाँ से नई बड्स बनती हैं, यानी कि कलिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इनके गर्त में कलिकाएं पाई जाती हैं और इनसे नया पौधा बन जाता है। ये पौधे की पत्तियां जब मिट्टी में गिरती हैं तो अगर थोड़ी नमी इनको मिल जाती है तो इन पत्तियों के यहाँ जो किनारे हैं, इन किनारों से नए पौधा विकसित हो जाता है और इनसे एक पौधे से ही कई पौधे यहाँ विकसित हो रहे हैं। देखा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, ये पौधे विकसित हो रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पत्तियों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। लासोनिया पादप की पत्तियों से मेहंदी, यानी कि हीना, जिसको अपन हीना भी कहते हैं, हीना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मेहंदी का जो पादप होता है। और चाय अपन जो पीने में जो कि पेय पदार्थ है वो पत्तियों से ही तैयार होता है। और चाय का नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस वैज्ञानिक नाम है। इसकी पादप की पत्तियों से ही पेय पदार्थ चाय बनाई जाती है। जबकि कॉफी जो होती है, कॉफिया अरेबिका एक पौधा होता है जिसके बीजों को भून करके, ठीक है, भुने हुए बीज है, उनका जो पाउडर है, चूर्ण है, वो कॉफी के रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से एक पौधा है जिसका नाम है छुईमुई, मिमोसा नाम है जिसका। और ये जो पादप है इसकी पत्तियों में कंपानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण जो ही अपन पत्ती को छूते हैं, टच करते हैं, तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम मेरे घर पे पौधा लगा हुआ है, मैंने अपने फोटो मोबाइल से खींच करके इसको इसमें डाला है। तो ये देखो, ये सामान्य पत्तियां हैं, ठीक है ना, ये पत्तियां आपको दिख रही हैं सामान्य है, परंतु जिस पत्ती को मैंने छू रखा है तो इसके जो पत्तियां हैं, ये किनारे जो है, ये पत्ती, ठीक है ना, ये बिल्कुल चिपक जाते हैं आपस में, सिकुड़ के, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं। कुछ समय पश्चात ये वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। तो ये जो गति है, इसकी गति का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको कंपानुकुंचन गति भी कहते हैं। छुईमुई जो पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा है, और इसको टच मी नोट प्लांट भी कहा जाता है। टच मी नोट यानी कि मुझको छूना नहीं है। और अपने राजस्थान में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है मूंज। ठीक है, जिसके चारपाई वगैरह है या झोपड़े वगैरह है, खूब बनाते हैं राजस्थान में अपन, जिसका वैज्ञानिक नाम है सेकेरम मुंजा। इसकी पादप की पत्तियों से रेशे प्राप्त होते हैं, उनके रेशों से रस्सियां बनती हैं, चारपाई बनती हैं। ठीक है, मूंज की जो चारपाई है वो बनाई जाती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या, सेक्रम मुंजा है, और पौधों की पत्तियों से ही वो रेशे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से भोजन के रूप में अपन जैसे पालक की पत्तियां हैं, पत्तियों को भोजन के रूप में, हरा धनिया है उसको अपन यूज करते हैं, या पत्ता गोभी है उसको भी अपन भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि पत्तियां किस प्रकार से उनकी संरचना होती है, शिराविन्यास है, पत्तियों के कार्य है, रूपांतरण है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने इनके इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ध्यान से पढ़ा। धन्यवाद।